हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग ट्राई टू फेस विद अस। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं वो बेसिकली एक रिवीजन वीडियो है। जितने भी आपसे स्टेट पीसीएस के लिए या फिर अपने यूपीएससी के लिए, क्योंकि आप रिकॉर्डेड वीडियो है तो कभी भी देख सकते हो। तो जितने भी कोई भी एस्पिरेंट्स हैं वो देखना चाहे तो देख सकता है, लेकिन आप ईयरफोन लगा के देखें क्योंकि इसमें साउंड की क्वालिटी थोड़ी लो हो सकती है। बट ये एक जो नोट्स मैं यहाँ आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो बेसिकली एक भाई साहब हैं, वो आई थिंक उनका नाम है संजय कुमार गुंडू। तो ये उनके नोट्स है। उन्होंने बहुत ही अच्छे नोट्स कंपाइल किए हैं ये एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के। तो इसमें जो टॉपिक है वो हम ये कवर करने वाले हैं, जिसमें कि प्री हिस्ट्री होगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, मगध हिस्ट्री और मौर्यन डायनेस्टी, पोस्ट मौर्यन, गुप्ता, संगम एज, पोस्ट गुप्ता, पोस्ट संगम एंड कोशियाबुती डायनेस्टी। जितनी भी ये सारी डायनेस्टीज़ है, फिर इन चोलाज है, दिल्ली सल्तनत है और मुग़ल एम्पायर है, बादामी और ना विजयनगर एम्पायर है। तो ये सब चीज़ें कवर की हुई है। तो इन सब टॉपिक को हम देखेंगे इसमें। तो इसमें सबसे पहले हम जो यहाँ देखने वाले क्रोनोलॉजी देखेंगे कि कैसे क्रोनोलॉजी है की हुई। तो इसमें सबसे पहले प्री हिस्टोरिक है। प्री हिस्टोरिक में पैलियोलिथिक एज है, 5 लाख से 10,000 बीसी की है। मेजोलिथिक है, ये 10,000 से 6,000 बीसी है। नियोलिथिक है, 6,000 से 3,000 बीसी है। प्री हिस्ट्री का मतलब हो गया कि जिसका कोई रिकॉर्ड रिटन रिकॉर्ड नहीं है, जैसे कि स्टोन एज हो गई। फिर प्रोटो हिस्ट्री क्या हुई, रिटन रिकॉर्ड है बट अभी तक डिसाइफर नहीं हुआ, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसमें पिक्टोग्राफिक थी, पिक्चर्स यूज़ की थी एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की, तो उसको अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, उसको मतलब अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। फिर अगली प्रोटो हिस्ट्री हमारी वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन। वो 2600 से 1800 बीसी की है। फिर ये चैल्कोलिथिक या कैलकोलिथिक, जैसे भी आप पढ़ें, फेज जो है वो 1800 से 1500 बीसी है। फिर जो नेक्स्ट इसमें आता क्रोनोलॉजी में आया वो एंशियंट हिस्ट्री है। क्रोनोलॉजी ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, सबसे पहले एडवेंट ऑफ आर्यन आए, वो 1500 से 1500 बीसी के आसपास आए। फिर वैदिक एज में क्या हो गया, अर्ली वैदिक 1500 से 1000 बीसी और लेटर वैदिक उसमें 1000 से 6 सेंचुरी बीसी के तक है। फिर 6 सेंचुरी बीसी में क्या हो गया, रिलीजियस जो मूवमेंट्स है वो मूवमेंट्स वो राइज ऑफ रिलीजियस मूवमेंट हो गया, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, आजीविका। तो ये सारे जो नए सेक्ट्स हैं ये बने हैं उस दौरान 6 सेंचुरी के आसपास। फिर उसके बाद क्या हो गया, राइज ऑफ 16 महाजनपद, ये भी 6 सेंचुरी में ही हुआ। फिर उसके बाद कौन सा आया, ये हिस्ट्री ऑफ मगध, क्योंकि 16 जो महाजनपद थे उसमें से मगध भी एक था। तो जो मगध एम्पायर है वो थोड़ा सा और प्रोमिनेंट हुआ, उसने बाकी जो महाजनपद जनपद से उनको सबॉर्डिनेट अपने अंडर ले लिया। तो उसमें सबसे पहले जो डायनेस्टी थी वो हरियांका डायनेस्टी, 554 टू 412 बीसी में। फिर शिशुनाग डायनेस्टी, उसमें 412 टू 344 बीसी। फिर नंदा डायनेस्टी 344 टू 321 बीसी। तो इसमें जो हमारी उसके बाद की डायनेस्टीज़ है उसमें मौर्यन डायनेस्टी आ गई। मौर्यन डायनेस्टी कहाँ से कहाँ तक रही, ये हमारी रही 321 से 185 185 बीसी तक। पोस्ट मौर्यन एज में कौन कौन से हो गए, आउटस्कर्ट में जो थे वो बेसिकली इंडो ग्रीक्स 165 बीसी में, शक्काज वो 19 बीसी में, पार्थियंस 25 एडी में, कुशान्स 165 एडी में। और जो इंडिजीनियस थे उसमें शुंगाज 185 बीसी और कानवाज जो थे वो 75 बीसी। सताबाहनाज, ये तो काफ़ी प्रोमिनेंट थे, शुंगा, सताबाहनाज और शक्स और ये कुशान्स। तो ये लोग रहे इमरजेंसी इन द 2nd सेंचुरी बीसी और कंसोलिडेशन इन 1st सेंचुरी एडी। तो जो सताबाहना है वो कंसोलिडेट 1st सेंचुरी एडी में हो गए थे, लेकिन प्रोमिनेंस या इमरजेंस उनका 2nd सेंचुरी एडी में हो गया था। तो नेक्स्ट जो हमारा इस क्रोनोलॉजी में है वो आगे गुप्ताज। तो गुप्ताज कब आए, 319 एडी टू 550 एडी तक रहा वो एम्पायर। चंद्रगुप्ता वन, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता टू, कुमारगुप्ता, स्कंदगुप्ता, ये प्रोमिनेंट जो हमारे गुप्ताज है रूलर्स थे, ये उनके नाम हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारी उसी दौरान कौन सी एक पैरेलली जो साउथ में एक एरा चल रहा था वो कौन सा था, वो संगम एज था। संगम एज 3rd सेंचुरी बीसी से 6th सेंचुरी एडी के बीच। और ये गुप्ता के कंटेम्प्रेरी नॉर्मल, मतलब जो प्रोमिनेंट काम उसमें हुआ गुप्ता के कंटेम्प्रेरी के टाइम हुआ। उस टाइम पे कौन कौन थे, चेराज थे, चोलाज थे, पांड्याज थे। और फिर पोस्ट गुप्ता क्या हो गया, पोस्ट गुप्ता ये पुष्यभूति डायनेस्टी, अर्ली 7th सेंचुरी एडी। फिर पोस्ट संगम में पलावाज आ गए साउथ सदर्न इंडिया में, और चालुक्याज आ गए 6 to 7th सेंचुरी एडी में। तो ये सब होने के बाद फिर आफ्टर जो 750 एडी है
पाला डायनेस्टी या पाल डायनेस्टी ईस्ट में ये अपना बिहार, वेस्ट बंगाल और अपना बंगाल वाले एरिया में आया। फिर प्रतिहारा गुर्जारा ये अपने वेस्ट में, ये इधर गुजरात वाले एरिया में। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ये साउथ और सेंट्रल, ये बेसिकली डेक्कन वाले पार्ट में, महाराष्ट्र कर्नाटक वाला पार्ट में ये इनका ये रूल रहा। फिर कौन सी डायनेस्टी आई अपने बाय द एंड ऑफ जो 9th सेंचुरी है, उसमें इम्पीरियल चोला जो मेन लाइन चोला थे, वो इम्पीरियल चोला जो पहले से थे बीच में वीक हो गए थे, लेकिन 9th सेंचुरी के बाद उनकी क्या है फिर से री एमर्जेंस हो गया। तो ये बेसिकली एक टाइमलाइन है, अभी इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो ऐसा कोई आपको ज़्यादा, आप इस चीज़ को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, क्योंकि जस्ट अ क्रोनोलॉजी है कि आपको पता रहे कि आगे हम ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो क्रोनोलॉजी में इसमें मेडिवल हिस्ट्री में आ गए, फिर हम दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 में, फिर स्लेव डायनेस्टी 1206 टू 1290, फिर खिलजीज आए 1290 से 1320, तुगलक्स आए 1320 से 1414। और इसी दौरान क्या हुआ कि हमारा जो विजयनगर एम्पायर 1300 से कौन से 1336 टू 1640 के बीच में रहा, और बहामनी जो था एम्पायर था वो 1347 टू 1520 रहा। तो ये हमारा उस टाइम का जो है लेखा जोखा है। कुछ सैयद रहे, लोधी रहे, फिर मुग़ल एम्पायर आ गया। मुग़ल एम्पायर जो है मुग़ल एम्पायर आने के बाद मुग़ल में कौन कौन आए, फिर मुग़ल में बाबर आया। एम्पायर 1526 से 1707 तक ये प्रोमिनेंट रहा। बाबर आया, जो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ या फर्स्ट जो वॉर था पानीपत का। फिर हुमायूं 1530 से 40, बीच में सूर डायनेस्टी भी रही 1540 से 1556। फिर अकबर ने टेक ओवर किया, उसके बाद मेजरली मुग़ल एस्टेब्लिश हुए 1556 टू 1605। फिर जहांगीर आया 1605 टू 1627। शाहजहाँ आया 1627 टू 1658। और फिर जो मोस्ट प्रोमिनेंट उसमें था औरंगजेब, जो मेजर रूलर में था वो औरंगजेब था 1658 टू 1707। फिर मॉडर्न हिस्ट्री में हम जाके पढ़ते हैं कि जो ब्रिटिशर्स के टाइम 1857 में जो हमारा लास्ट रूलर था बहादुर शाह जफर जो था, वो रंगून में जाके या फिर बर्मा में जाके उसको जेल में वो उधर उसकी डेथ भी हो गई थी, बहादुर शाह, जिसने 1857 के रिवॉल्ट को लीड किया हुआ था। तो अब हम इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा। आई होप आपको ये चीज़ थोड़ा विजिबल भी होगी कि जो हमने यहाँ जूम आउट किया हुआ है। इसमें क्या है कि हमारे पास सबसे पहले है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में ह्यूमंस क्या हुआ सबसे पहले कि अपीयर्ड, प्लेस्टोसीन इपोक हुआ, फिर रिसेंट इवोल्यूशनरी फेज हैपेंड इन होलोसीन। जितनी भी इवोल्यूशंस हुई है वो इसी टाइम पीरियड में हुई है। होमो सेपियंस बनने शुरू हुए। और फिर इसमें अपना जो नेक्स्ट कौन सा हुआ, नेक्स्ट क्या हुआ कि अर्ली ह्यूमंस जो थे, इसमें अर्ली जो ह्यूमंस थे, फिर इसमें डिपेंड ऑन एनिमल फॉर सर्वाइवल, तो इस एनिमल पे सर्वाइवल के लिए डिपेंड करते थे। फिर स्टार्टेड यूजिंग स्टोन टूल्स फॉर हंटिंग, और प्री हिस्ट्री ट्रेस्ड फ्रॉम स्टोन टूल्स, आर्टिफैक्ट्स, रॉक एनग्रेविंग्स। तो ये तीनों ये जो चीज़ें हैं इससे हमारे को इनके बारे में आइडिया लगता है। फिर बेसिस ऑफ स्टोन टूल्स, अर्ली हिस्ट्री क्लासिफाइड इनटू 3 स्टोन एजेस। तो जो अर्ली हिस्ट्री है उसको 3 स्टोन एजेस में क्लासिफाइड किया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। तो इसको भी हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि इसमें पैलियोलिथिक क्या है, इसको भी नेक्स्ट फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो वैसे मेजरली पैलियोलिथिक जो फेज़ है वो 5 लाख से 10,000 BC तक का है। लोअर पैलियोलिथिक वो 5 लाख से 1 लाख BC है। उसमें टूल्स जो थे बड़े बड़े रफ से इरेगुलर शेप के थे, और उसमें हैंड एक्स, क्लीवर्स, कुछ ऑफर्स, ये सब टूल थे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आया मिडल पैलियोलिथिक। मिडल पैलियोलिथिक 1 लाख से 40,000 BC तक रहा। इसमें रेक्टेंगुलर शेप टूल्स, ये बोरर्स, बर्नियर्स, ब्लेड्स, ये सब हुए। थोड़ा सा शेप इसको बेटर हुई मिडल पैलियोलिथिक में। अपर पैलियोलिथिक 40,000 से 10,000 BC तक रहा। इसमें ट्रायंगुलर शेप टूल बनने हुए, ब्लेड, पॉइंटेड टूल्स, जो इनका टूल्स का काम है पॉइंटेड होना, थोड़ा शार्प एजेस, वो बनने शुरू हुए। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी टूल्स की। फिर जो पैलियोलिथिक टूल्स फाउंड इन इंडिया, कहाँ कहाँ मिले हैं पैलियोलिथिक टूल्स, तो ये कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सी
कौन सी एज में या कौन सी स्टोन एज में या आपको कहाँ कहाँ क्या टूल मिले, क्या कहाँ से आपको हिस्ट्री के बारे में पता लगा। तो भीमबेटका तो जितनी भी ये पैलियोलिथिक है, न्यूलिथिक, मेजोलिथिक सब एज में यहाँ टूल मिले हैं, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पेंटिंग्स टूल्स मिला ही है। फिर भीमबेटका एमपी में, फिर बिलान वैली ये अपना मिर्ज़ापुर में है यूपी में, फिर ब्रह्मागिरी ये कर्नाटक में है, सोहन वैली पाकिस्तान में है, नर्मदा वैली सबको पता ही है कि ये एमपी में है, और कुन्नूल आंध्र प्रदेश में है। फिर इसके बाद आ गया मेजोलिथिक फेज़। मेजोलिथिक फेज़ में क्या है, 10,000 से 6,000 बीसी तक रहा। माइक्रोलिथ्स, इसमें स्मॉल शार्प टूल्स बनने शुरू हुए, हंटिंग एफिशिएंसी बढ़ी, और रॉक एनग्रेविंग्स और ये पेट्रोग्लिफ्स, जो उस पे पेट्रोग्लिफ्स बोलते हैं जिसको कि भाई रॉक पे जो वो उन्होंने एनग्रेव करके कुछ चीज़ें उस पर डिज़ाइन की है, चाहे वो तब की सोशल लाइफ हो, पब्लिक लाइफ हो, तो ये सब चीज़ें डिज़ाइन की हुई थी उन्होंने। तो इसमें आगे है कि क्लाइमेट जो है वेरी कोल्ड एंड टू वार्म। उस टाइम क्या है कि क्लाइमेट में भी चेंज हुआ, कि उससे पहले कोल्ड एज थी, ग्लेशिएशन वो सब हुआ, थोड़ा टेम्परेचर 12,000 बीसी के आसपास चेंज हुआ, और उससे क्या हुआ क्या कि वो कंड्यूसिव हो गया फॉर फ्लोरा एंड फौना। उससे क्या पेड़ पौधे पशु पक्षी वो उनकी जो है ग्रोथ बढ़ गई। और फिर ह्यूमंस मेकिंग प्लेस तो वो ह्यूमंस भी एक जगह से दूसरे जगह जाने लग गए, जैसे जैसे उनको भी पता लगा कि सीजन्स के हिसाब से कि अच्छा यहाँ अभी गर्मियों में किसी इस प्लेस पे वो फूड मिलता है, सर्दियों में कहीं और मिलता है, तो विंटर में कहीं और शिफ्ट होने लग गए। तो ये हुआ। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कि मेजोलिथिक पेंटिंग में क्या हुआ, इंसाइट इनटू सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस। तब की सोशियो कल्चरल जो प्रैक्टिसेस थी उसमें हमारे को, हम लोगों को क्या है इसका इंसाइट मिला। तो मेजोलिथिक जो कम्युनिटी है यूज नेचुरली ऑब्टेन्ड कलर्स, रेड ग्रीन येलो ये सब कलर उन्होंने यूज़ किए। फिर रेड कलर्स जो है सोर्स फ्रॉम जो एनिमल ब्लड या फिर गेरुआ जिसको बोलते हैं, वो क्या है रॉक से या गेरुआ मिट्टी से भी उन्होंने जो कलर है उसको निकाला। फिर वाइड वैरायटी ऑफ थीम्स, क्या 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 थे थीम पेंटिंग के, फिर ये हंटिंग गैदरिंग एनिमल राइडिंग ये था। फिर अपना जो था ग्रुप डांसिंग सेलिब्रेशन, ये कम्युनिटी लेवल का था। डोमेस्टिक लेवल पे ये हंटिंग गैदरिंग राइडिंग, और फिर डिवीज़न ऑफ लेबर भी थी कि हाउस होल्ड शोर्स कोई और कर रहा, फाइटिंग कोई और कर रहा। सेक्सुअल यूनियंस भी शो किए हुए थे, फालूज एंड योनीज वर्शिप जो तो मैरिज भी दर्शाती है। तो ये सब चीज़ें भी थी। फिर है कि इन्फ्रेंसेस ड्रॉन, क्या क्या इन्फ्रेंसेस ड्रॉन की गई उन जब जो डायग्राम्स थे वो जो उन्होंने पेंटिंग्स की हुई थी, केव पेंटिंग और वो सब मेजोलिथिक पीरियड टाइम पे, उस पर डोमेस्टिकेशन ऑफ एन एनिमल शो हो रही थी, सेंस ऑफ कम्युनिटी के साथ में ग्रुप डांसिंग हो रही थी, सेलिब्रेशन हो रही थी। फिर डिवीजन ऑफ लेबर थी बिटवीन मैन एंड वुमेन, और प्रिमिटिव जो थी मैरिज कॉन्सेप्ट था। मैरिज कॉन्सेप्ट भी वहाँ से हमारे को पता चलता है। तो ये चीज़ें आपको मेंस में भी काम आ सकती है कि भाई हम जो मेजोलिथिक पीरियड था उसमें जो पेंटिंग्स थी उससे उस टाइम की सोशल लाइफ और जो इकोनॉमिक लाइफ है उस पे उसके बारे में क्या पता चलता है। तो आप ये बता सकते हैं कि उसमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के बारे में और हंटिंग गैदरिंग के बारे में, सेंस ऑफ कम्युनिटी सेलिब्रेशन होता था, डिवीजन ऑफ लेबर, मैन और वुमेन के बीच में डिवीजन ऑफ लेबर था, प्रिमिटिव जो मैरिज कॉन्सेप्ट था उसको भी फॉलो किया हुआ था। तो नेक्स्ट जो हमारे पास एज आ जाती है वो है न्यूलिथिक फेज़, 6,000 से 3,000 बीसी। फिर लार्ज कम्युनिटीज़ है, उसमें जो हाउसेस हैं, फिर स्टोन टूल्स है, स्मॉल है, शार्प है, पॉलिश्ड है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या हुई कि स्टार्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इस दौरान न्यूलिथिक में थोड़ा थोड़ा जो इसके एग्रीकल्चर के बारे में आइडिया है वो कब किस टाइम पे आना शुरू हो गया था, वो हो गया था जी अपना कौन से वाले पे हो गया था, ये हो गया था मेजोलिथिक पीरियड में। लेकिन मेजर जो चेंजेस आए वो इस पीरियड में है, न्यूलिथिक एज में। मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान का अर्ली इंस्टेंसेस थे आपके जो ये डोमेस्टिक एग्रीकल्चर के। तो इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास क्या क्या चीज़ें मिली न्यूलिथिक पीरियड में, इसमें व्हील्स मिले, व्हील मेड पॉटरी मिली, और कंट्रोल्ड यूज़ ऑफ फायर, फायर को भी अब कंट्रोल्ड यूज़ अपनी सहूलियत के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से वो यूज़ करने लग गए। और बोन इम्प्लीमेंट्स है, बोज एंड एरोज वो सब मिले। फिर इम्पोर्टेंट साइट्स कौन कौन सी थी, ये थी अपनी जी गुप्तरल ये थी पाकिस्तान में, बुरजोहाम कश्मीर में, चिरांद बिहार में, सराय नहर यूपी में, ये सब चीज़ें मिली। भीमबेटका में तीनों स्टोन एजिस के क्या है हमारे ट्रेसेस मिले हैं, फिर चाहे पैलियोलिथिक हो, मेजोलिथिक हो या अपना न्यूलिथिक हो। फिर क्या है लिंकिंग ऑफ न्यूलिथिक फेज एंड आईपीसी।
तो कैसे वो ऐसा थोड़ी होगा कि भाई न्यूलिथिक ख़त्म हो गया, अब ये कोई स्विच वाला तो था नहीं कि स्विच दबाया ये लाइट ऑन हो गई, स्विच ऑफ किया तो लाइट ऑफ हो गई। ये बेसिकली एक कॉन्टिन्यूस इवोल्यूशन है। तो कैसे वो लिंकिंग हुई न्यूलिथिक टू आईबीसी? न्यूलिथिक फेज़ में क्या हो गया कि न्यूलिथिक फेज़ था, फिर एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हुई, एग्रीकल्चर में सरप्लस होने लग गई, सरप्लस होने लग गई तो ट्रेड होने लग गया, ट्रेड होने लग गया तो ट्रेड सेंटर बनने लग गए, फिर ट्रेड सेंटर बने तो थोड़ी सिविलाइजेशन हुई, सिविलाइज मामले चीज़ें होने लगी, जिसमें कि ट्रेड सेंटर थे, एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप बन गया, स्टोरेज की फैसिलिटीज़ थी, अर्बनाइजेशन हुई, तब ट्रेड हुआ तो अर्बनाइजेशन तो होगी। फिर हाउस जो थे शोर्स और ये सब भी देखने को मिले, यूटिलिटी सर्विसेज भी हुई, और उन सबको मिला के क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन की बिगिनिंग हुई। तो ये हमने देख लिया अपनी एंशियंट जो हिस्ट्री थी। एंशियंट बोले तो अपना पैलियोलिथिक, वो प्री हिस्ट्री बोल सकते हैं इसको, जिसका कोई ऐसा लिखित लिखने वाला तो कोई इतिहास नहीं है। लेकिन इसमें फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन हुई। इंडस वैली सिविलाइजेशन में 1817 में क्या हुआ कि रेलवे लाइन जो लेड हो रही थी बिटवीन लाहौर टू कराची, और क्या हुआ कि सेम सम नॉलेज अबाउट अंडरलाइंग सिविलाइजेशन इन पंजाब ऑलरेडी थोड़ा वो मिल चुका था। फिर उसमें क्या हुआ कि जो अपने उस टाइम के जॉन मार्शल थे, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के क्या थे, हेड थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया के हेड थे, तो उन्होंने टास्क ऑफ एक्सकवेशन दिया, किसको दिया, जो दयाराम सानी जी थे उनको दिया हड़प्पा का, और जो आर डी बनर्जी थे उनको दिया मोहनजोदारो का। तो फॉर्मली एस्टेब्लिश हुआ उससे जो एक्सकवेशन हुई कि आईबीसी वाज द मोस्ट अबंडेंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। तो फिर इससे क्या हो गया कि अपना जो इसमें जब ये एस्टेब्लिश हो गया तो इट डिड नॉट हैव मोन्यूमेंटल बिल्डिंग्स और पिरामिड्स लाइक, जैसे कि अपना पिरामिड्स थे ना उधर इजिप्ट में जाके, तो ऐसी कोई बड़ी कोई मोन्यूमेंटल बिल्डिंग्स नहीं थी आईबीसी में। लेकिन ये आईबीसी यूनिक थी, क्यों? क्योंकि एक तो अर्बन प्लानिंग थी वहाँ, यूज़ ऑफ बर्न ब्रिक्स था, सेम साइज सेम शेप के ब्रिक्स यूज़ किए हुए थे उन्होंने, तो एक एडवांस जो सोसाइटी टाइप थी वो था उधर। उसमें फिर नेक्स्ट क्या हुआ कि 1920s इट वाज इंस्पायर्ड नेशनल मूवमेंट, तो 20s में नेशनल मूवमेंट को भी इसने इंस्पायर किया, कि जैसे बोलते थे कि हम लोग वाइट मैन बर्डन है वो सब है। तो उससे प्रूव हुआ कि हमारी जो पूर्वज, हमारा जो पास्ट है वो बहुत ही डीप और बहुत ही वेल डेवलप्ड रहा है, चाहे वो आईबीसी हो और आईबीसी के आसपास की जो एक जो उस टाइम की सिविलाइजेशन थी उसमें सबसे एक यूनिक और वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। तो यहाँ कुछ ये साइट्स दी हुई है, ये इंडस वैली की इम्पोर्टेंट जो साइट्स है। इसमें सबसे नॉर्थ में देखें तो ये मांडा, ये जम्मू कश्मीर में है। फिर ये जो इसका वेस्टर्न पार्ट है ये सुक्ती जिंदर, ये आपका ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का, पाकिस्तान और अपना ईरान के बॉर्डर पे है। फिर दायमाबाद ये महाराष्ट्र में है, और ये आपका सदर्न मोस्ट रहा है। और फिर अलामगीर जो है, अलामगीर कहाँ है, यूपी में है, मथुरा के आसपास है, तो ये आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट रहा है। फिर अब यहाँ जो इंडस रिवर पे हैं साइट्स, जो इंडस रिवर के आसपास हैं उसमें साइट्स आती हैं हड़प्पा, मोहनजोदारो, और अपनी और कौन सी है, ये है अपनी चाहनुदारो, कोट दीजी, अमरी, ये सारी इंडस या उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास की जो साइट्स हैं। फिर पाकिस्तान में कौन कौन सी और साइट्स हैं, उसमें ये सुक्तोगन या फिर अलाहादीनो है, बालाकोट है ये, और ये आपके उसके बेसिकली पोर्ट पोर्ट सिटीज़ भी है। और उसमें फिर इंडिया में कौन कौन सी है, फिर ये धोलावीरा, दिसलपुर, लोथल, और सुक्ता सुक्ता तोड़ा, और रंगपुर आई। तो ये थी। फिर कुछ और जो साइट्स है इंडिया में, वो है कालीबंगन, बनवाली और रोपड़, राखीगढ़ी और भिराना। तो ये जो साइट्स है इनको इस तरह रेड जो थी, एक और दो साइट थी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनके नाम से ये सिविलाइजेशन भी जानी जाती है। फिर जो नेक्स्ट 3 से 6 है उसमें हमने नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट हमने उस तरह ही पढ़ी है, कि नॉर्थ में मांडा है, ईस्ट में सुक्ती जिंडोर है, वेस्ट में सुक्ती जिंडोर है, ईस्ट में आलमगीरपुर है, साउथ में दहमाबाद है। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ी कि 7 से 9 जो नियर इंडस रिवर है वो भी हमने पढ़ी, चांदारो, कोटदीजी, अमरी है। और फिर पाकिस्तान के कोस्ट पे है सुक्तो सुक्तोगढ़, सुक्तोदारो या कुछ ऐसा है, अलाहादीनो,
और बालाकोट है। फिर नेक्स्ट अपना गुजरात में कौन कौन सी है, गुजरात में सुक्तो तोड़ा है और रंगरूप है, धोलावीरा है, दिसलपुर है, लोथल है। और फिर जो 18 से 12 पंजाब हरियाणा राजस्थान की जो साइट्स है वो कौन कौन सी है, रोपड़ है, राखीगढ़ी है, बिराना है, कालीबंगन है और बनवाली है। कालीबंगन मतलब वहाँ बेंगल मिलते हैं, बंगन बेंगल ये नाम से ही लग रहा है। ये यहाँ दिया हुआ है कि कौन सी साइट किस चीज़ के लिए फेमस थी। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो टेक्सटाइल के लिए, कालीबंगन बेंगल के लिए, चानूदारो बीड्स के लिए, लोथल डॉकयार्ड के लिए और लोथल और रंगरूप वहाँ राइस हस्क मिला था। राखीगढ़ी लार्जेस्ट साइट है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये सबसे लार्जेस्ट जो साइट है वो राखीगढ़ी है। धोलावीरा 3 लेयर्स ऑफ अर्बन प्लानिंग, वहाँ सिटाडेल और फिर जो लोअर सिटी और एक मिडल टाइप का भी था कुछ, तो यहाँ 3 टाइप की सिटी प्लानिंग थी। तो नेक्स्ट जो हमारा है उसमें क्या है, हम जो देखेंगे अब उसमें है अर्बन जो प्लानिंग थी आईबीसी की। आईबीसी की अर्बन जो प्लानिंग थी, आईबीसी टाउन को 2 पार्ट्स में बांटा गया था, अपर टाउन और लोअर टाउन। उसमें सिटाडेल जो था उसमें अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म थे, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग थी, ग्रेनरी थी, कॉमन बाथ था जो ग्रेट बाथ के लिए फेमस है अपना मोहिंजोदारो। फिर इसमें इनसाइड इसकी सेक्टर के सिंगल और डबल ट्रिपल स्टोरी हाउस भी थे, ये सिटाडिल की बात है। हाउस इज मेड ऑफ अपना ये जो है अपना। फिर लोअर जो टाउन थे, लोअर टाउन में क्या क्या मिला है कि बिगर देन अपर टाउन मेंट फॉर हैबिटेशन। तो अपर टाउन में एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, ग्रेनरी, कॉमन बाथ ये सब था। लोअर टाउन में क्या है उसमें साइज में ही बड़ा था लोअर टाउन, वो हैबिटेशन के लिए था, लोकल पीपल लोगों के लिए। सेक्टोरल प्लानिंग थी, गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स, कट एट राइट एंगल। तो बिल्कुल ऐसे वो रोड बने हुए थे बिल्कुल, वो जिस टाइप से आप अगर आपको चंडीगढ़ का कुछ आइडिया हो तो चंडीगढ़ बिल्कुल उस ही तरह से प्लान किया हुआ है। फिर उसमें नेक्स्ट जो है ड्रेन्स, ड्रेन्स बोथ साइड थी रोड के, साइंटिफिकली कवर्ड थी विद स्लैब्स और मेंटेन्ड प्लास्टर्ड विद जिप्सम, हाइजीन प्रॉपर थी, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए ऑप्शंस उसमें रखा हुआ था। फिर और क्या थी इसमें, अपना जो लोअर टाउन थे उसमें इनसाइड सेक्टर सिंगल, डबल एंड ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग्स थी और सिंगल एंड डबल ट्रिपल बिल्डिंग्स थी उसमें। फिर हाउस मेड ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स, ऐसे बर्न्ट ब्रिक्स के हाउसेस भी थे ऑफ सम शेप एंड सेम शेप एंड साइज। तो ये इंपॉर्टेंट था, उनके जो डायमेंशन थे ये जो ब्रिक्स के वो सेम थे। बेडरूम्स, कोर्टयार्ड और सेपरेट किचन, वॉशरूम ये सब चीज़ें थी तब के टाइम में भी। फिर कनेक्ट द मेन ड्रेन फ्रॉम और वेस्ट डिस्पोजल। तो मेन ड्रेन जो है, जैसे मेन ड्रेन है और इसमें छोटी छोटी ड्रेन्स कनेक्ट की हुई थी राइट एंगल पे, तो ये सब था। और फिर प्राइवेसी के लिए उन्होंने मेन गेट जो घरों के थे वो रोड के ऑपोजिट साइड थे। मान लो ये रोड जा रही है और घर यहाँ है तो इस साइड पे दरवाजा होंगे, ना कि रोड वाले साइड। तो ये सब प्रॉपर प्लानिंग के साथ चीज़ें डेवलप हुई थी। तो अब क्या है, यूजेस ऑफ डेसिमल सिस्टम इन्फर्ड फ्रॉम द गुड मेजरमेंट। तो पक्का उन्होंने ये डेसिमल सिस्टम को यूज़ किया होगा, इतनी अच्छी प्रॉपर राइट एंगल्स और डायमेंशन बिल्कुल ऐसे कि आप देख के भी हैरान रहे कि प्रॉपर डेसिमल्स में उनको वैसे डिवाइड किया हुआ था टाउन को। फिर ग्रेन स्टोरेज फॉर ग्रेन स्टोरेज साइंटिफिक मैनर में, स्ट्रेटेजिक वेंटिलेशन टू स्टॉप ग्रेन स्पॉइलिंग। तो वो अप्रेज प्लेटफॉर्म पे ऐसे बिल्कुल ऐसे प्लेटफॉर्म पे वो अपने ग्रेन को स्टोर करते थे और उसमें भी बीच में वेंटिलेशन के लिए जगह होती थी ताकि वो ख़राब ना हो। तो ये सब इतनी साइंटिफिक टेम्पर वो उस टाइम के लोगों का था। फिर एक कॉमन बात था, स्टेप्ड वाटर टैंक था जहाँ रिचुअल्स बाथिंग होती थी। और एग्जांपल ग्रेट बाथ ऑफ मोहिंजोदारो का था। ये जो आपके पास इस टाइप का एक ग्रेट बाथ था जो कि मोहिंजोदारो में था। उसमें क्या था, ये स्टेप थे उसमें टैंक में जाने के और ये मेड ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स था। और इसमें रूम्स थे साइड में आपको चेंज चूंज करने के, रेस्ट करने के, यहाँ पर बाथ होता था सेंटर में और ये स्टेयर्स हैं। तो ये तो आप डायग्राम समझ ही गए होंगे कि क्या है ये। फिर नेक्स्ट जो ये हमारे पास है कैसे सिटाडिल था, तो सिटाडिल अपना ऐसे डिज़ाइन था, ये सिटाडिल है। और फिर ये अपना लोअर टाउन है, ये लोअर टाउन ऐसे डिज़ाइन हुआ था कि यहाँ घर हुए बने हुए, बीच में रोड है और इसके साइड में ड्रेन्स है। तो ये साइड में ड्रेन्स जा रही है। ओके, तो आप अब इसको पॉज करके फिर से दोबारा आके ये चीज़ें आप देख सकते हो, रिपीट में भी देख सकते हो अगर थोड़ा फास्ट हो रहा हो, क्योंकि इसमें एक क्विक रिवीजन है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे आप लोगों का।
ऑलरेडी आधा घंटा हो चुका है और हम अभी सिर्फ आईबीसी में हैं और वी हैव टू कवर एंशिएंट एंड मेडिवल दोनों एक साथ में। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है अपनी इसमें लुकिंग एट टाउन प्लानिंग। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन्फर दैट द आईबीसी हैड सेंट्रल अथॉरिटी। ऐसा भाई वो प्लानिंग टाउन प्लानिंग देख के कोई तो प्लान कर रहा होगा, कोई सेंट्रल अथॉरिटी होगी। तो इसमें मेजॉरिटी जो हिस्टोरियंस थे वो आईबीसी टाउन एडमिनिस्टर्ड बाय रिच ट्रेडर्स मर्चेंट्स। और फिर इसमें सी थ्री मतलब क्या है, नो इंस्टेंसेस ऑफ स्टैंडिंग आर्मी और इन आईबीसी और नॉट बाय अ मोनार्की। तो वहाँ ना तो आर्मी के कोई वो ट्रेसेस थे ना कोई मोनार्की के ट्रेसेस थे। तो था क्या वहाँ, तो पॉलिटिकली कोई ऐसा प्रॉपर डिमार्केशन नहीं थी कि हम बोल सके कि ये चीज़ थी यहाँ। तो नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट हमारे पास है इकोनॉमी। तो उसमें एग्रीकल्चर वाज मेजर एक्टिविटी, उसमें वीट कॉटन बार्ले पी सीसम मस्टर्ड आय आय को ये सब चीज़ें वो लोग है क्या है वो करते थे, उसको उगाते थे उस टाइम पे। फिर नेक्स्ट क्या है, कॉटन सिंगदौन बोलते हैं इसको, ओरिजिन फ्रॉम सिंध वैली और रेफर्ड फॉर फॉरनर्स। तो ये नॉट अ मेन स्टेप, उसमें क्या था, ये अपना ये सारी फसलें होती थी। और फिर नेक्स्ट हमारे पास है टेक्सटाइल हड़प्पा मोहनजोदड़ो में हो जाता था। वीट इंडस्ट्री चांगदारों में थी। बेंगल जो के लिए फेमस था, कालीबंगन था। शिप बिल्डिंग क्लोथल अलादीनो, क्योंकि ये जो दोनों टाउन हैं ये बेसिकली अपने पोर्ट टाउन है। फिर राइस के लिए लोथल एंड रंगपुर है, वहाँ राइस हस्क मिली है। पर उतना स्टेपल फूड नहीं था जिस हिसाब से वीट और बार्ले यूज़ होता था उस टाइम पे। राइस वॉज नॉट दैट फेमस जितना कि अभी, मतलब कोई राइस के बगैर रह ही नहीं सकता। फिर है आर्टिसनल इंडस्ट्री वेल एस्टेब्लिश्ड है, और पोट्री स्कल्पचर सील्स ये सब है। और ट्रेड विद फॉरेन सिविलाइजेशन जिसमें अफ़गान है, मेसोपोटामिया है, सुमेर है जो कि बगदाद है आज का, और दिलरुम बहरीन ओमान और मगन पर्शियन गल्फ कोस्ट। तो ये सब लोगों के साथ, ये सब कंट्रीज़ के साथ हमारे ट्रेड होता था आईबीसी के टाइम पे। फिर नॉलेज ऑफ मेटल्स, मेटल की नॉलेज कौन कौन सी थी, ये अपना कॉपर टीन ब्रॉन्ज गोल्ड सिल्वर यूजिंग सेमी प्रीशियस स्टोन्स लाइक एमिथिस्ट कार्नेलियन लेपिस लेजुली, ये डिज़ाइनिंग के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए ऑर्नामेंटेशन के लिए यूज़ होते थे। फिर इसमें अपना जो नेक्स्ट है सोसाइटी किस टाइप की थी। मेजॉरिटी हिस्टोरियन बिलीव्स कि आईबीसी मैट्रियार्किकल सोसाइटी थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कि कैसी सोसाइटी थी। तो एग्जांपल थे कि मदर गॉडेस वहाँ पाई गई है, मोस्ट अबंडेंट इमेजेस उसकी ही मिली है। फिर टाउन प्लानिंग जो कैसी थी, टाउन प्लानिंग इनकम इनइक्वालिटी बट सोसाइटी वाज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। इनकम इनइक्वालिटी देखी जाती है कि और सिटाडेल और जो लोअर सिटीज़ है, लेकिन उतनी उस हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। सोसाइटी वाज ओपन मोबिलाइजेशन इन सोसाइटी, अवेयरनेस ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एस्थेटिक लुक्स ऑर्नामेंटेशन, ये सब चीज़ों की भी उनको नॉलेज थी। नेकलेसेस वेस्ट बैंड बैंगल्स रिंग्स और टिंक्चर, ये हीलिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, अभी भी यूज़ होता है। ये सब चीज़ें तब भी वो लोग यूज़ करते थे। फिर जैसे कि सोप है, लिपस्टिक है, काजल है, सिंदूर है, तो ये तब से हो रहा है भाई, ऐसा नहीं कि आज की चीज़ें हैं ये। तो यूज सिनबार और एंड ऑफ माइक जो मरकरी है वो उसके और यूज़ किए हुए थे उन्होंने इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है लास्ट पार्ट है अपना आईबीसी का, वो ये है कि हमारे पास है रिलीजियस प्रैक्टिसेस। रिलीजियस प्रैक्टिसेस सील से अगर देखें तो सील में हमारा क्या है, ज्योमेट्रिक शेप्ड आर्टिफैक्ट्स थे मेड अप ऑफ मेनली फ्रॉम द सॉफ्ट रिवर स्टोन सिटाइट्स। ये सील का डिज़ाइन होता था। इसको आप पशुपति सील भी बोलते हैं कि बीच में वो बंदा है और उसके हार अरे अरे परे सारे इतने सारे एनिमल्स बैठे हुए हैं। तो ये पशुपति सील है। पिक्टोग्राफिक की नेचर होता था उसमें कि इसमें लिखा कुछ नहीं, बस ये डिज़ाइन डिज़ाइन बने रहते थे। ठीक है। और फिर इसमें जो प्रोटोशिवा डाइटी मतलब डिपिक्टेड अलोंग साइड मैनी एनिमल्स अदर सील, पीपल लीफ की भी सील थी, उसमें पीपल लीफ ट्री के लीफ बने हुए थे। फिर इंडिकेटेड नेचर वर्शिप की, मतलब इसमें नेचर को बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे रखा हुआ है कि हर चीज़ में नेचर है, एनिमल है और फोना है, फ्लोरा फोना है, ये सब है।
इसमें मोस्ट अबेंडेंट इमेजेस मदर गॉडेस की थी, और बोथ मेल एंड फीमेल डेटीज भी थी। और सेमिनिज्म ऑल्सो प्रैक्टिसेस यूज एम्यूलेट्स टू वार्ड ऑफ एविल्स, तो मतलब वही अपना तांत्रिक वाला जो था उसको भी प्रैक्टिस करते थे वो लोग। बरियल प्रैक्टिसेस नो यूनिफॉर्मिटी, उस टाइम पे कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। फ्रैक्शनल बरियल्स था, पॉट बरियल्स, फुल बरी क्रीमेशन, डबल बरियल्स। तो ये मतलब कोई यूनिफॉर्म वो तरीका नहीं था कि ऐसे ही दबा वो बरियल प्रैक्टिसेस करेंगे। Many places daily objects used were also buried, belief in other worldly things। तो ये सब भी होता था तब। ठीक है, फिर डिक्लाइन कैसे हुआ? डिक्लाइन में क्या है कि डिविजनरी अमंग डिबेट्स, तो ये इसमें डिवाइडिंग डिबेट जो डिबेट है वो काफ़ी डिवाइडेड है कि आर्यन इन्वेजन हुआ, फिर ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई। साइंटिफिक एविडेंस कंफर्म करते हैं कि इनंडेशन एंड फ्रिक्वेंट फ्लडिंग, तो ही मतलब इरोजन और वो सब हुआ। बाय द 18th सेंचुरी 1800 BC आईबीसी कम्प्लीटली डिसअपियर हो गई थी सब कॉन्टिनेंट से। तो आईबीसी का अंत कब हो गया था? 1800 बीसी के आसपास ही हो गया था। तो ये बेसिकली आपका आईबीसी कंप्लीट हो गया है। इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है चैल्कोलिथिक पीरियड या कैल्कोलिथिक। चैल्को मतलब कॉपर और लिथिक मतलब स्टोन, और आईबीसी जो है इस पार्ट में हुई थी। और चैल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक जो पार्ट है वो अपना सदर्न और मिडल जो इंडिया है, मध्य जो भारत है उसमें हुआ है। डोमिनेंट कहाँ से? 1800 से 1500 बीसी के आसपास ये रहा है। और ये जो नोट्स बेसिकली है वो एनसीईआरटी से लिए हुए हैं। तो आप एनसीईआरटी का इसको एक ओवरव्यू भी देख सकते हैं। जो चैल्कोलिथिक कल्चर है, यूज ऑफ कॉपर एंड स्टोन था, बिगेन इन न्योलिथिक फेज बट डोमिनेंट 1800 से 1500 के बीच में रहा। इसी दौरान इससे पहले जो है अपना कौन सा आईबीसी जाके आके चला भी गया। तो ये बीच में वो तो उस टाइम थोड़ा सा मध्यम था, और फिर जो प्रोमिनेंस है इसमें 1800 से 1500 बीसी में है। फिर लाइवलीहुड, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, टेक्सटाइल, मेटल क्राफ्ट्स, ये सब था। फिर बरियल प्रैक्टिसेस, नो यूनिफॉर्म नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बरियल्स और यूनिफॉर्म बीड बरियल्स। और कॉपर वाज वाइडली यूज मेटल ऑब्टेन फ्रॉम आहर। आहर जो है अपना ये है राजस्थान में, गिलोन भी राजस्थान में, खेतरी राजस्थान में, झुंझुनू ये राजस्थान में है। ये सारे जो है राजस्थान में, बेसिकली राजस्थान को अगर देखें तो कॉपर का तो गढ़ गढ़ मान सकते थे उस टाइम का। अभी भी इन जगहों पे कॉपर बहुत ये मिलता है। फिर इम्पोर्टेंट जो पॉकेट्स थे 1500 से 1800 के बीच में, आहर, बानस राजस्थान, कयाथा मध्य प्रदेश, मालवा गुजरात रीजन, और सालदा महाराष्ट्र रीजन। तो आईबीसी तो अर्बन था वर्सेस चैल्कोलिथिक जो है रूरल डेवलपमेंट्स थी। ठीक है, तो ये हुआ इसमें। फिर हमारे पास चैल्कोलिथिक वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है।